मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच एक आलीशान अपार्टमेंट में एक सुबह पुलिस को एक शव की सूचना मिली। मृतक का नाम था रितेश कपूर, देश के जाने माने डिजिटल एंटरप्रेन्योर में से एक, जिसकी कंपनी डिजीमैक्स स्टूडियोज ऑनलाइन फिल्म निर्माण, विज्ञापन और यूट्यूब नेटवर्किंग में अग्रणी मानी जाती थी। मौत की सूचना नौकरानी कमला ने दी थी। वह रोज की तरह सुबह 7 बजे आई थी और अंदर आते ही रितेश को बेहोश पाया। जमीन पर खून बिखरा हुआ था और लैपटॉप स्क्रीन टूटी हुई थी। जैसे ही पुलिस पहुंची, उन्होंने पाया कि हत्या बहुत ही साफ सुथरे ढंग से की गई थी। कोई संघर्ष के निशान नहीं, लेकिन गर्दन पर एक साफ गला घोटने का निशान था। चौंकाने वाली बात यह थी कि रितेश के लैपटॉप से उसकी कंपनी के कुछ टॉप सीक्रेट फाइल्स गायब थी। जांच की शुरुआत इंस्पेक्टर श्वेता देशमुख ने की, तेज दिमाग वाली, साइबर क्राइम मामलों में माहिर, जिसने कई पेचीदा केस सुलझाए थे। पहली नजर में यह आम मर्डर लग सकता था, लेकिन रितेश की फाइल्स का गायब होना मामला गहरा बना रहा था। श्वेता ने रितेश के करीबी सर्कल की लिस्ट बनाई। सबसे पहले थी पूर्व पत्नी साक्षी कपूर, जिससे उसका तलाक हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन कोर्ट केस अब भी चल रहा था। साक्षी को हर महीने भारी एलिमनी मिलती थी और वह अक्सर रितेश पर मानसिक प्रताड़ना और धोखेबाजी के आरोप लगाती रहती थी। दूसरा नाम था बिजनेस पार्टनर अरुण जैन, जिसने रितेश के साथ कंपनी शुरू की थी, लेकिन पिछले साल से दोनों के बीच मतभेद थे। रितेश टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहता था, जबकि अरुण पुराने मॉडल को चलाए रखना चाहता था। तीसरा संदिग्ध थी नौकरानी कमला, जिसने शव की सूचना दी थी। वह पिछले 6 साल से रितेश के घर काम कर रही थी, लेकिन हाल में उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी और रितेश ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। चौथा नाम उभरा विवेक मेहरा का, कंपनी का पुराना असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसे 2 साल पहले कास्टिंग काउच के एक मामले में अचानक निकाल दिया गया था। वह उस घटना के बाद गायब हो गया था, लेकिन हाल में पुलिस को जानकारी मिली थी कि वह एक फेक डिजिटल स्टार्टअप चला रहा है जो डिजीमैक्स के सीक्रेट्स को लीक कर रहा था। पुलिस ने साक्षी से पूछताछ की। वह शांत थी, लेकिन ताना मारते हुए बोली, कई लोगों के गुनाह रितेश की मुस्कान के पीछे छिपे थे। मैं तो बस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब वो बेनकाब होगा। हालांकि उसके पास अलीबी था। घटना की रात वह गोवा में थी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट में, लेकिन उसकी फोन लोकेशन और बुकिंग डिटेल्स जाली भी हो सकती थी। अरुण से पूछताछ करने पर श्वेता को शक हुआ। वह जरूरत से ज्यादा घबराया हुआ था और बार बार कहता रहा, हमारे बीच बहस जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। पुलिस को पता चला कि कंपनी के एक महत्वपूर्ण सौदे को रितेश ने अंतिम समय में रद्द कर दिया था, जिससे अरुण को करोड़ों का नुकसान हुआ था। कमला ने जांच में बताया कि घटना की रात वह 8 बजे घर से चली गई थी, पर एक पड़ोसी ने बयान दिया कि उसने 10 बजे के आसपास एक महिला को रितेश के घर से बाहर निकलते देखा था, लाल रंग की शॉल ओढ़े हुए। यह विवरण साक्षी पर भी फिट बैठता था। अब विवेक की तलाश शुरू हुई। पुलिस को उसके एक पुराने दोस्त से खबर मिली कि विवेक अभी भी मुंबई में ही है और एक झूठे नाम से रह रहा है। जब पुलिस ने उसके लॉग्स और ऑनलाइन मूवमेंट ट्रैक किए, तो एक आईपी एड्रेस मिला, जिससे रितेश की कंपनी की डेटा फाइलें चोरी हुई थी। यह विवेक के फेक ऑफिस से जुड़ा था। पर कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि रितेश की हत्या गला घोटने से नहीं, बल्कि डिजिटल शॉक से हुई थी। एक खास डिवाइस से जो शरीर में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक पल्स भेजता है। यह डिवाइस केवल कुछ प्रोफेशनल डिजिटल एक्सपर्ट्स के पास होती है। अब यह एक साइबर हत्या का मामला बन चुका था। रितेश के घर से एक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर मिला जो उसके मोबाइल से कनेक्ट हुआ था और उसे एक विशेष फिंगरप्रिंट लॉक खोलने की अनुमति देता था। जांच में पता चला कि उस दिन फिंगरप्रिंट रजिस्टर हुआ था, लेकिन रितेश का नहीं, किसी और का। जब लैपटॉप की डेटा रिकवरी की गई, तो एक वीडियो मिला जिसमें रितेश विवेक को धमकाते दिख रहा था। मैंने तुझे उस केस से बचाया था, फिर भी तू मेरी कंपनी के पीछे है। विवेक जवाब देता है, तू मुझे गंदे जाल में फंसाकर बाहर निकालकर खुद को मासूम दिखा रहा है। मैं सब उजागर करूंगा। लेकिन यह वीडियो एक कट के बाद टूटता है। बाकी का हिस्सा गायब था। श्वेता को अब यकीन हो गया कि हत्या के पीछे सिर्फ बदला नहीं था, कोई अपने गुनाहों को छिपाना चाहता था। जब कमला की बेटी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ढूंढी गई, तो उसमें रितेश की एक्स वाइफ साक्षी मौजूद दिखी। गोवा नहीं, उसी दिन उसी शहर में। साक्षी का अलीबी फेल हो गया। उसी समय विवेक को पकड़ लिया गया। वह भागने की कोशिश में था। पूछताछ में उसने माना कि वह रितेश को धमका रहा था, लेकिन मारा नहीं। उसने कहा, मैं उसे एक्सपोज करना चाहता था, लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं थी।
श्वेता ने दोबारा कमला से बात की। उसने कबूल किया कि उसने नहीं मारा, लेकिन घटना की रात उसने एक और महिला को घर में देखा था, जिसने उसे पैसे देकर चुप रहने को कहा। उस महिला के पहनावे का वर्णन साक्षी से नहीं, बल्कि रितेश की वर्तमान मैनेजर दीपाली वर्मा से मेल खाता था, जो अभी तक शक के दायरे में ही नहीं थी। दीपाली शांत स्वभाव की, छवि में प्रोफेशनल थी, लेकिन जांच में पता चला कि वह पिछले 6 महीनों से रितेश के व्यक्तिगत पासवर्ड्स और सिक्योरिटी एक्सेस की जानकारी रखती थी, और घटना से पहले उसने रितेश के डिजिटल वॉलेट से $1 लाख की क्रिप्टो ट्रांसफर की थी। दीपाली ने कबूल किया, वो सिर्फ बॉस नहीं था, मेरा शोषक था। उसने वादा किया था कि मुझे कंपनी में डायरेक्टर बनाएगा, लेकिन फिर कास्टिंग काउच की तरह मुझे इस्तेमाल करता रहा। उसने ही विशेष डिवाइस खरीदी जिससे हत्या की गई। उसने रितेश के मोबाइल के जरिए फिंगरप्रिंट लॉक खोला और डेटा गायब किया। उसके लिए यह सिर्फ बदला नहीं, खुद को बचाने का तरीका था। श्वेता ने केस बंद करते समय कहा, डिजिटल दुनिया में अब खून की बू स्याही से नहीं, डेटा लॉक्स से आती है।